don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। हेलो एवरीवन। सो नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। माय नेम इज अर्जुन सिंह चौहान और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशन करने आया हूं। तो जैसा कि आप सभी को जानते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से आपको कंटिन्यूअसली प्रथम पग के बारे में जानकारी डेफिनेटली मिली होगी। तो जैसा कि हमारे डायरेक्टर संदीप सर ने अपनी पूरी रिसर्च के बाद और पूरे कलेक्टिवली नॉलेज के बाद अपने आप में प्रथम पग की ये जो फर्स्ट स्टेप की सीरीज शुरू की है, उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूं। तो सभी स्टूडेंट्स जो अपने आप में कक्षा 10वीं 11वीं या 12वीं में अभी छात्र छात्राएं हैं, उन सभी के लिए ये अपने आप में आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम अपने आप में मेजरली, वैसे मैं आज अपने आप में क्लास 10th के जो बच्चे जो आने वाले समय में क्लास 11 12th और अपने आप में डिफेंस का एस्पिरेशन लेकर बैठे हैं, मतलब जिनको एनडीए सीडीएस एफकैट जैसे एग्जाम्स में अपने आप में एक पकड़ बनानी है, तो आप सभी जानते हैं कि दून डिफेंस एकेडमी के अलावा ऐसा प्लेटफॉर्म ऑल ओवर इंडिया कहीं पे मौजूद नहीं है जहां पे आपको इसकी अपने आप में अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप में तैयारी करवाई जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। लेकिन इसी के साथ अब हमारे डायरेक्टर सर की कंप्लीट नॉलेज एंड रिसर्च के बाद वी हैव जस्ट स्टार्टेड अवर फर्स्ट दिस काइंड ऑफ अ फाउंडेशनल कोर्स नोन एज फर्स्ट स्टेप प्रथम पग। जिस प्रकार से आप पहला कदम रखते हैं उस दुनिया में जहां पर अपने आप में जिसको कहते हैं कंपटीशन, है ना, कक्षा 9th तक आप लोग अपने आप में केवल किताबी थोड़ा ज्ञान के ऊपर रहते हैं, है ना, डायरेक्ट डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती हैं, डायरेक्ट सवाल जवाब आपसे किए जाते हैं। तो कक्षा 9वीं तक 9th तक आप लोगों के पास अपने आप में इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं रहता। कक्षा 10th के बाद आफ्टर क्लास 10th यू ऑल फेस दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। So today I am going to talk in English, in Hindi, in both the languages, so that my students of English medium and Hindi medium of class 10th can understand the concept of प्रथम पग और फर्स्ट स्टेप। आपको इस प्लेटफॉर्म से हम ना केवल किस प्रकार से आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है, साथ में क्लास 10th के जो आपके असेसमेंट फर्स्ट और असेसमेंट 2 होता है, उस कोर्सेज में अपने आप में आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, ना केवल इसके बारे में बताएंगे, बाकी उसको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के ऊपर कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में भी आपको फुल जानकारी दी जाएगी और काफी मजा आने वाला है, राइट। तो प्रथम पग के बारे में सभी को पता है भैया, मेरे वो सीबीएसई के बच्चे, क्योंकि जनरली हम किसका अपने आप में कोर्स चलाने वाले हैं, हम सीबीएसई का अपने आप में कोर्स को कंप्लीट फॉलो अप करने वाले हैं। तो क्लास 10th का जो होगा, तो आपको दोबारा से मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। माय नेम इज अर्जुन सिंह चौहान, वर्किंग एज अ फैकल्टी ऑफ साइंस in Doon Defense Academy, right? I teach NDA and UPA, generally prepare for UPSC, right? I teach NDA, CDSE, FCAT student. तो बेसिकली मैं जब भी उन कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों के पास जाता हूं और जनरली उनका एक ही क्वेश्चन रहता है, सर सिलेबस कहां से बनता है, सर इसमें क्वेश्चन किधर से आते हैं, राइट। वो इतने बड़े हो जाते हैं, 12th पास आउट कर लेते हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अपना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के जो टॉपिक होते हैं कि कंपटीशन में किस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है, उससे थोड़े से दूर हो जाते हैं, है ना। मस्ती मजाक मस्ती आप लोग करते हैं स्कूल कॉलेजों में, लेकिन अगर फ्यूचर की बात आए तो फ्यूचर में आपको किस तरीके से हर एक चीज को इंपॉर्टेंटली देखना है, आज इसी के बारे में मेरा ये जो सेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए रहने वाला है। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आपके फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं। फाउंडेशनल ईयर मतलब जहां आपका फाउंडेशन बुनियाद तैयार होती है, और अगर बुनियाद किसी भी चीज की कच्ची हो, फाउंडेशन अगर किसी चीज की अच्छी ना हो, तो वो आगे जाके अपने आप में सही नहीं बनता। तो इसी प्रकार से हमारा प्रथम पग उन बच्चों की मदद करने वाला है ताकि हम उनको इस प्रकार की फाउंडेशन दे पाए जो अपने आप में उनके फ्यूचर को एक अलग उड़ान अपने आप में दे। Whatever you are aspiring, if you are aspiring to become something very different in your life, so these foundational courses are actually very important to you, right? हमारी टीम के बारे में आपको फाउंडेशनल कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल गई होगी, राइट। ये डीडीए का आप देख सकते हैं, काफी सारे अपने आप में जिस चीज की अपने आप में तैयारी करवाई जाती है यहाँ पे, राइट। तो एडमिशन ओपन हो चुके हैं, कुछ लिमिटेड सीट्स अपने आप में बाकी हैं। तो लक्ष्य को हर हाल में पाना है, इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में घुमाते रहिए। आपका एक मैंने एक कथन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, अ लाइफ विदाउट अ गोल इज नॉट अ लाइफ, राइट।
तो अपने आप में जो जिंदगी बिना गोल के हो वो अपने आप में जिंदगी नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा डीडीए कुछ बच्चों को तैयारी करवाता है कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है, राइट। तो भाई अब चलिए, इधर उधर की बातें बहुत हुई, अब जरा अपने आप में हम बात करते हैं अपने टॉपिक एनालिसिस के बारे में कि आने वाले कुछ समय में हम किस प्रकार से लाइव सेशन में आप लोगों के सामने अपने आप में इंटरेक्ट होने वाले हैं। मेरे साथ डॉक्टर गिरिराज गुप्ता भी रहेंगे जो मैथ्स की फैकल्टी है, राइट। वो आपका मैथ्स का पोर्शन देखेंगे और एज अ साइंस फैकल्टी मैं आपके सामने रहूंगा, राइट। हम काफी अच्छी चीज में अपने आप में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। और बेटा जी, जो अपने आप में आपको यहां से कंटेंट मिलेगा, राइट, जो अपने आप में आपको यहां से स्ट्रक्चर मिलेगा, वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये केवल उन फैकल्टीज ने काफी रिसर्च के बाद बनाया है जो अपने आप में कंपटीशन एनालिसिस के बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, उनका जो कंटेंट अपने आप में स्ट्रक्चराइजेशन है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। How they see things, how they extract things, right, that are important for your upcoming examination of class 10th, right, because class 10th is a foundational year. ये एक फाउंडेशन, एक बुनियादी साल होता है जहां पे आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है, और यहाँ के कंसेप्ट अगर आपके अच्छे से क्लियर हैं तो कंपटीशन में हर एक आने वाली समस्या आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाती है। समझ आ रहा है? तो चलिए आइए जरा हम बात करते हैं। तो कुछ मैंने रिसर्च की अपनी इसके पीछे, और रिसर्च के बाद में कुछ एनालिसिस में पहुंचा जो मुझे लगा कि इस सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करना काफी ज्यादा सही रहेगा, राइट। तो क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10 साइंस रिवाइज सिलेबस फॉर टर्म 1 एग्जाम 2021 से 22, आप सभी को पता है 26 अप्रैल की घोषणा हो चुकी है। आपके एग्जाम 26 अप्रैल से रखे जाएंगे, और इस बार मुझे नहीं लगता इस प्रकार का कोई डिले होगा, क्योंकि कोविड के केस ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, तो एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए तैयारी भी इंपॉर्टेंट चाहिए। 2021-22 इज प्रोवाइडेड है द बोर्ड हैज बीन बिफ्रिकेटेड मतलब स्ट्रक्चराइज करा द साइंस सिलेबस फॉर द 2 टर्म्स। आपके 2 टर्म्स रहेंगे इसमें, एक तो रहेगा टर्म 1, राइट, एक टर्म 1 रहेगा आपका और एक रहेगा टर्म 2। एक टर्म 1 रहेगा आपका, एक टर्म 2 रहेगा, राइट। अभी बात करेंगे इनमें मार्किंग स्ट्रैटेजी क्या है, किस प्रकार से आपको तैयारी करवाई जाएगी यहां से, इस प्लेटफॉर्म से। और जो आगे जाके आपको ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट ही पता लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म से जितना अच्छे वे में आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है वो आपके आने वाले सालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो है ना। तो अगर आप कक्षा 11वीं 12वीं के छात्र भी हैं तो आप दून डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशनल क्लासेस के जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं, राइट। आप डीडीए की वेबसाइट में जाके इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। आप फ़ोन नंबर्स आपके वेबसाइट में या यूट्यूब चैनल द्वारा आपको बताए जाते हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हर एक माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया ऑनलाइन जमाना है तो हर एक बात को अपने आप में अच्छे से पहुंचाना है, राइट। तो चलिए आइए, स्टूडेंट मस्ट गो थ्रू दीज रिवाइज सिलेबस एंड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीबीएसई क्लास 10 बोथ एग्जाम, राइट। फर्स्ट पार्ट के लिए इन द टर्म 1 एग्जाम दैट विल बी हेल्ड इन नवंबर दिसंबर। ये तो आपका ऑलरेडी हो चुका होगा, राइट। तो नवंबर दिसंबर में आपके टर्म 1 के हो चुके होंगे, लेकिन मैं आपको पूरा प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर अपने आप में अच्छे से बताने वाला हूँ। The total theory examination टर्म 1 और टर्म 2 ये दोनों मिला के आपके अपने आप में बनेंगे। आपके जो टोटल मार्क्स दिए जाएंगे वो टर्म 1 और टर्म 2, टर्म 1 जो आपका नवंबर दिसंबर में हो चुका है और जो टर्म 2 आने वाला है, राइट, ऑफ 80 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 80 मार्क्स रहेंगे, एंड 20 मार्क्स जो वेटेज रहेगा आपका दैट विल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट, राइट। जो इंटरनल असेसमेंट के आपके एग्जाम होते हैं उनमें डिपेंड करेगा। तो टोटल हमें 80 मार्क्स के कंटेंट पे अपने आप में क्या करना है? फोकस करना है, राइट। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा ताकि वो बच्चे इस वीडियो को देख के अपने आप को इतना नॉलेजेबल एटलीस्ट महसूस करें कि उनके पास ये जानकारी है कि हमें किस पाथ पे चलना है और किस तरीके से चलना है, राइट। बिकॉज दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज की लक्ष्य की तैयारी करने से पहले उसके पूरे रास्ते को समझ लेना चाहिए, वहां पे हमें चलना किस प्रकार से। ऐसा नहीं जिंदगी की तरह जो चीज मुसीबत सामने आई उसको उस तरीके से सामना करते चल रहे हैं। अभी हमारी पढ़ाई का जमाना है, तो पढ़ाई के समय में आप स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान्स बनाइए, हर एक चीज को अच्छे से बनाइए ताकि आप आगे जाने वाली लाइफ के लिए इस तरीके से तैयार रहें कि आप अपने आप में एकदम स्ट्रैटेजिकल बंदे हैं, राइट। एक अपने आप में स्ट्रैटेजी रखने वाले पर्सन हैं। इंटरनल असेसमेंट जो है मैक्सिमम मार्क्स कितने का रहेगा? 10 फॉर ईच टर्म, राइट। जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स रहेंगे जुड़ेंगे आपके, वो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 10 फॉर ईच टर्म। देयर विल बी पीरियोडिक असेसमेंट दैट विल बी इंक्लूड, पीरियोडिक असेसमेंट भी होंगे आप लोगों के, राइट। पीरियोडिक टेस्ट जो वगैरह होते हैं डेफिनेटली आपके स्कूल में हुए होंगे, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। 3 पीरियोडिक टेस्ट जनरली सीबीएसई जिस तरीके से बताता है, मैंने कहा आपको प्रॉपर रिसर्च की गई है, उसी के बाद कंटेंट को बनाया गया है, ठीक है। द पीरियोडिक टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल इन द एंटायर सेशन, राइट। पीरियोडिक ये आपका स्कूल ही तैयार करेगा। एवरेज ऑफ द 2 पीरियोडिक टेस्ट, बेस्ट पीरियोडिक उसमें से होगा, तो टेस्ट कंडक्टेड इन द टर्म इज टू बी टेकन फॉर कंसिडरेशन। जो आपके
पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं उनके मार्क्स भी कंसिडरेशन में रखे जाएंगे। ये तो कुछ बेसिक बातें हुई जो आप डेफिनेटली अगर कक्षा 10th में है तो जानते होंगे, लेकिन मेरा बताना है यहाँ से कि आप लोगों को किस तरीके से हम हर एक चीज के पीछे रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही किसी चीज को आगे लेकर आते हैं, राइट। तो चलिए आइए बेटा नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। Diverse method of assessment as per as the need of the class, dynamic curriculum transaction. These may include short test, oral test, quiz, concept marks, right? भैया मेरा मानना ये है कि फाउंडेशनल ईयर्स में हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि अपने आप में काफी सारी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज भी करानी चाहिए, क्विज भी कराना चाहिए, प्रैक्टिकल सेशंस रखने चाहिए बच्चों के, और इसी प्रकार से अपने आप में डीडीए भी कुछ फाउंडेशनल क्लासेस में इसी तरीके से अपने आप में आप लोगों के लिए पूरा स्ट्रक्चर लेकर आया है। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट केवल किताबी ज्ञान से नहीं बनती, आपका बाहरी दुनिया को लेकर ज्ञान कितना है उसको भी अपने आप में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ऐड किया जाता है। और स्कूली शिक्षा में अगर आपकी स्कूली शिक्षा जो अपने आप में है वो काफी अच्छी है, राइट, तो अपने आप में ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, कि आप उस चीज के थ्रू जा रहे हैं जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को एकदम कंप्लीटली इवॉल्व कर रहा है, उसकी उत्पत्ति कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने उसी के लिए लिखी। मैंने बोला इस प्रकार का होना चाहिए। आपके स्कूल में होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भैया अपने टीचरों को जगाइए, बोलिए हमारा इस प्रकार की चीजें करवाइए जिस प्रकार से हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़े, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट इनरिचमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल, लेबोरेटरी वर्क, लैब वगैरह। क्लास 10th में तो आई डोंट थिंक आपको लैब वगैरह ले जाते हैं, नहीं होंगे, आई हैव नो आइडिया, बट इन सम स्कूल्स लाइक इन दिल्ली, राइट, देयर आर मेनी स्कूल्स इन दिल्ली दैट इज लाइक एक्चुअली कंडक्टिंग लैब फ्रॉम लाइक क्लास 6 so that a person or a student can get can get that proper amount of knowledge, right, that proper amount of a confidence that he or she can speak anywhere, राइट, किसी भी जगह पे किसी प्लेटफॉर्म में वो बात कर सके, जानकारी अपने आप में दूसरों तक पहुंचा सके, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरी इंग्लिश ज़्यादा हो रही हो और समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका सेशन आपको किस तरीके का लगा उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिएगा। प्रैक्टिकल असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूस, प्रैक्टिकल वगैरह होने चाहिए। तो ये मैंने अपने से ऐड किया कि स्कूली शिक्षा में, और हमारा दून डिफेंस एकेडमी का कुछ माहौल भी इसी प्रकार का है कि यहाँ पे केवल किताबी ज्ञान के बारे में नहीं ज़्यादा मतलब जानकारी तो ऑब्वियसली दी जाती है, लेकिन इससे अलावा भी आपके अलग से पर्सनालिटी को इवॉल्व कैसे करवाया जाए उसके ऊपर भी खासा ध्यान दिया जाता है, राइट। तो चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं फटाफट से। ये आपका टर्म 1 का कुछ सिलेबस रहा होगा, मैं सारी चीजें डिस्कस करवाना चाहता तो इसलिए आया था मैं। ये टर्म 1 का सिलेबस रहा होगा आपका, यूनिट के हिसाब से मैंने बांटा है। अच्छा, इसके बाद में आपको सिलेबस में क्या क्या आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट, किन किन टॉपिक्स के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चंस यहाँ से डिस्कस कराए जाएंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव मेथड बताया जाएगा। मेरा मानना यह है जब समय कम होता है तो आपको एक रिवर्स साइकोलॉजी अपनानी चाहिए। अभी तक हमने जो भी तैयारी करी होगी डेफिनेटली आपने की होगी, अब तो एग्जाम आने वाले हैं, थोड़ी बहुत तो तैयारी डेफिनेटली की होगी, है ना। तो जितनी भी तैयारी की है वो आपने किताबी ज्ञान को पढ़ा, क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते होंगे, क्योंकि आने तो क्वेश्चंस ही हैं हमारे, उनको किस तरीके से लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका आंसर कितना होना चाहिए, 3 मार्क्स में क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ देने चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं देने चाहिए, राइट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन जरूर होगा, राइट। तो यूनिट थी आपकी, यूनिट इस प्रकार से आपकी डिवाइडेड है। तो ये टर्म 1 का कुछ अपने आप में सिलेबस है, राइट। टर्म 1 बता देता हूं मैं, ये टर्म 1 से अराउंड है। मैं टर्म 1 टर्म 2 की बात करूंगा। टर्म 1 प्लस 2 बराबर 80 मार्क्स के, हम इसको टारगेट कर रहे हैं भैया, हम सारी बात करेंगे अच्छे से। केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 1 2 3 इसी के ऊपर है, राइट। 1 2 3 चैप्टर इसी के ऊपर है। इसके जो टोटल मार्क्स है वो कितने, 16 मार्क्स इसके टोटल अपने आप में रहते हैं, सभी को पता होगा। 1 2 3 चैप्टर अभी बताऊंगा अभी मैं कौन कौन से। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, बायो का जो अपने आप में चैप्टर है, केमिस्ट्री का था, ये बायो का है, तो मैं तो आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा इसके बारे में, राइट। चैप्टर 6 इसका है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं, बताइए, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना 10 और 11 लाइट के चैप्टर के बारे में जानकारी है, राइट। चैप्टर 10 और 11 बताते हुए चल रहा हूं भैया, आपके एनसीईआरटी किताब में चैप्टर कौन सा है, राइट। 14 मार्क्स का ये है, बताइए जरा। ये टोटल कितने का बढ़ जाता है, ये टोटल बन जाता है 40 मार्क्स का ये टोटल, और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कितने जुड़ जाते हैं, 10। तो मतलब टर्म 1 जो टोटल बन जाता है वो आपका कितने का बन जाता है, 50 मार्क्स का बन जाता है ना। तो ये जानकारी तो आपको डेफिनेटली होगी, लेकिन ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी स्ट्रक्चराइज करने में, मार्किंग स्ट्रैटेजी बनाने में, और समझने में कि आपके मार्क्स किस तरीके से जुड़ते हैं, उसमें मार्किंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है सीबीएसई की, वो सारी चीजें बातें आपको बताई जा रही हैं। ये आया आपका टर्म 2 का, दिस इज योर टर्म 2 सिलेबस। टर्म 2 सिलेबस की बात करूं तो इसमें जो आपके आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, केमिकल एंड नेचर बिहेवियर चैप्टर 4 और 5, राइट। ध्यान रखिएगा ये आने वाला है आपका, राइट। कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है।
वर्ल्ड ऑफ लिविंग में बायो में क्या है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कितने मार्क्स का है, 13 मार्क्स का है। अभी मैं डिस्कस करूंगा वो चैप्टर्स कौन कौन से, 8 9 ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अभी आप ये लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, राइट। इफेक्ट्स ऑफ करंट, उससे रिलेटेड चैप्टर कौन से, 12 और 13 कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का। ये दो चैप्टर ही अपने आप में 12 मार्क्स के, लगाइए जरा कितने कितने अपने आप में चल रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15 कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स का है, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज से आपके क्वेश्चन आएंगे इस बार टर्म 2 वाले में। तो टोटल कितने का बन गया 40, इंटरनल असेसमेंट जो आपको बताया था मैंने 10 टेस्ट वगैरह होंगे, टोटल कितने का बन गया 50। तो हमारा जो टर्म 2 है वो भी कितने का है, 50 मार्क्स का है। तो आई गेस अभी इससे थोड़ा ओवरव्यू तो आप लोगों को हुआ होगा कि अपने आप में जो आपका चैप्टर्स हैं किसके कितना वेटेज है, टोटल मिला के उनकी थीम क्या क्या है, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज में कितना आ रहा है, इफेक्ट्स ऑफ करंट में। तैयारी अच्छी करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे, स्ट्रैटेजिक वे में करेंगे, मार्किंग स्ट्रैटेजी बनाकर करेंगे, तभी मजा आने वाला है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं तो पूरे चैप्टर की, पूरे साइंस सिलेबस की बात करूंगा। आपने पढ़ लिया तब भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तब भी आपको अच्छी बात है। मैं कराऊंगा अपने आप में टर्म 2 के हिसाब से ही, वैसे बेसिकली जो एग्जाम आने वाले, लेकिन बताकर अभी पूरा चल रहा हूँ। जो थीम पहली है आपकी, सभी को पता होनी चाहिए। और देखिए मेरा मानना यह है, अगर किसी चीज़ को पढ़ो तो कुछ इस प्रकार से पढ़ो कि उसे पढ़ा भी सको। स्वामी विवेकानंद की एक थ्योरी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, वट एवर यू कैन लर्न यू कैन टीच, एंड इफ यू फॉलो दिस काइंड ऑफ कोटेशंस राइट इन योर लाइफ, तो यू कैन बिकम वट एवर यू वॉन्ट टू, right? So if you have a very pure aspiration, I can say that if you actually hold a pure aspiration for your future, that you have to become something very different, तो आपको जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस प्रकार से चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करो कि अपने आप में आने वाली ज़िंदगी में कोई आपको ये ना कहे कि आपको अपने आप में कोई जानकारी नहीं, जानकारी फुल रखिए और अच्छे वे में रखिए, राइट। थीम मटेरियल, मतलब जिसको पदार्थ कहते हैं, राइट। इसमें यूनिट कौन कौन सी आती है, यूनिट 1 आती है केमिकल सब्सटेंस, जिसमें आप नेचर मतलब रासायनिक तत्वों के जो किस प्रकार का नेचर होता है, गुण होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर क्या क्या है, राइट। उस चैप्टर में ठीक है क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें इसी थीम मटेरियल में पदार्थ में आता है चौथा चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, राइट। तो कार्बन और उसके यौगिक बहुत अच्छा चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, मतलब कार्बनिक रसायन है जो आपका उसका है। कार्बन कंपाउंड के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। उस कार्बन कंपाउंड के बारे में क्या पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ से पढ़ाया जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन के थ्रू हर एक चीज़ का डेवलपमेंट करवाया जाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड एंड कार्बन कंपाउंड, उनके वर्सेटाइल नेचर भैया, जो कार्बन है हमारे आसपास की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है, हर जगह कार्बन उपस्थित है। क्यों उपस्थित है, क्योंकि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, कैटिनेशन कर सकता है, लंबी लंबी चेन बना सकता है, राइट। इसीलिए तो कार्बन प्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब शेयर कर सकता है, कहने का मतलब है। कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, जब 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए जाए, राइट। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 4 ही नहीं, 1 2 भी कर सकते हैं, लेकिन कार्बन कितने करता है, 4। होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं, होमोलोगस सीरीज में क्या पढ़ना है, एल्केन के बारे में पढ़ना है। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हुए चल रहा हूँ। एल्काइन हो गया, क्योंकि ये चैप्टर आने वाला है आपका, राइट। आपको पता होगा ये चैप्टर आने वाला है, यहाँ देखिए चैप्टर 4 और 5, तभी मैंने इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन आगे करते हुए चल रहा हूँ, राइट। चैप्टर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में कहा जाता है आवर्त सारणी, राइट। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी सबसे पहले किस व्यक्ति ने दी, अभी कौन सी पीरियोडिक टेबल है, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दी उनका नाम था डोबरनियर, लॉ ऑफ ट्राइड्स, तिकड़ी का नियम। फिर उसके बाद न्यूलैंड की लॉ ऑफ ऑक्टेवाई, आपकी किताब में जिस तरीके से व्यवस्थित है उसी तरीके से बता रहा हूँ। न्यूलैंड की लॉ ऑफ ऑक्टेवाई, जिसको संगीत का नियम भी कहा गया, सारे गामा पादा नी सा, राइट। मतलब पहले के बाद हर 8वां लेटर अपने आप में रिपीट करता है। तो न्यूलैंड की अपने आप में इसी प्रकार से थी थ्योरी भी, कि आई अरेंज एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास दैट एवरी 8th एलिमेंट विल शो सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन। मतलब पदार्थों को तत्वों को कुछ इस क्रम में रखा है, मतलब उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा है कि हर 8वां तत्व पहले तत्व की तरह अपने आप में क्या होगा, पहले तत्व की तरह समान भौतिक और रासायनिक गुण दिखाएगा, राइट। इसी प्रकार का कुछ हम इसमें चीज़ों को पढ़ेंगे। न्यूलैंड के बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई, फिर अपने आप में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, जिसको आप आधुनिक आवर्त सारणी कहते हो, जो हेनरी मोसले द्वारा दी गई। अब मेरे से कोई बच्चे पूछते हैं कि सर कंपटीशन में चीज़ें किस तरीके से आती है, कंपटीशन में ये चीज़ें तो होती हैं। हेनरी मोसले ने क्या दी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, हेनरी मोसले ने दी, राइट। तो इन्हीं सब के बारे में जानकारी लेनी है भैया। देखिए जो मैंने आपको बताया, डोबरनियर की ट्राइड, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक का नियम हिंदी में जिसको कहा जाता है, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, वैलेंसी, संयोजकता जिसको आप हिंदी में कहते हो, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, धात्विक और अधात्विक गुण, इनके बारे में पढ़ना है। तो मजा आएगा इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, चिंता मत कीजिए, राइट। नेक्स्ट थीम है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग।
अभी तक जो हमने बात करी दैट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। और अभी अगर मैं बात करूं थोड़ा, अगर इसी में केमिस्ट्री में आपका कितने नंबर का आना है देख लीजिए आप, ठीक है। तो अच्छा, ये तो टर्म 1 का है, 10 मार्क्स का अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, और 10 मार्क्स हैं भैया, 50 में से 10 मार्क्स आप एक्वायर कर रहे हो, तो सोच लीजिए पासिंग मार्क्स कितना पास आ गए, राइट। आइए जरा बात करते हैं थीम द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, राइट। सबके बारे में बात करेंगे चैप्टर वाइज। यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, प्रजनन किस प्रकार से जीव जंतु करते हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर, राइट। और किसी भी, मैं मानता हूं किसी भी व्यक्तित्व का पूरा इवॉल्व वो उस प्रकार से होता है, पूरी उत्पत्ति तब होती है जब उसे हर प्रकार की जानकारी अच्छी हो, राइट। तो अब आप बड़े हो चुके हैं तो जानकारी आप पे अच्छी, हर एक चीज़ की अपने आप में साफ सुथरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका जो अपने आप में पर्सनालिटी है वो एक इस तरीके की पर्सनालिटी बनेगी जो लोगों को आगे अपने आप में अपने ज्ञान से क्या करेंगी, ऊर्जा देगी, राइट। तो ये जो बुद्धि आपकी होती है जिसको आप अपने आप में इंटेलेक्चुअलिटी कहते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ वेरी गुड पर्सनैलिटी इन फ्यूचर, right? So that is why we are trying to give you that kind of a knowledge, that kind of an education that is actually priorly required for your upcoming future, right? तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, तो ड्रोन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़िए और अपने सुनहरे फ्यूचर को अपने आप में अपनी असलियत बनाइए, रियलिटी में लेकर आइए। आइए जरा, तो रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ह्यूमन में किस प्रकार से होता है, राइट, बाकी एनिमल्स में किस प्रकार से होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल के बारे में जिसको आप बोलते हैं, राइट, इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स इज HIV एड्स बीमारी हो सकती है, ये जानकारी आपको बचपन से होनी चाहिए, राइट। जैसे बचपन में हमें बताया जाता था बैड टच गुड टच क्या होते हैं, राइट। एक अच्छा व्यक्तित्व बनना है तो अच्छी जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सेफ सेक्स किस प्रकार से होता है, HIV एड्स जो अपने आप में होता है, वायरस के कारण होने वाली बीमारियाँ, हमारी बॉडी में, मानव शरीर में 4 प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, फंगल, प्रोटोजोइक, वायरल, बैक्टीरियल, वायरस के कारण होने वाली HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। ये सारी जानकारी बहुत अच्छी है, राइट। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन्स हेल्थ, वुमेन को, महिलाओं को, हमारे घर में हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, राइट, उनकी हेल्थ अपने आप में किस प्रकार से अच्छी रखनी चाहिए, या जो बच्चियां, जो अपने आप पे छोटे बच्चियां मेरे ये वीडियो देख रही हैं, या उनके माता पिता जो भी देख रहे हैं, तो हमारे आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, राइट, उनका स्वास्थ्य अपने आप में काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि मुझे एक कथन इससे अपने आप में याद आ रहा है, एक व्यक्ति पढ़े तो केवल एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एक महिला पढ़े तो पूरा समाज उसके साथ पढ़ता है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने आप में इस कथन को मैंने सीखा था, और सही बात भी, मुझे बिल्कुल सही भी लगा ये, कि अपने आप में अगर एक व्यक्ति पढ़ता है तो केवल वो व्यक्ति ही पढ़ता है, लेकिन एक महिला आगे जाके जाने वाले मतलब समय में एक माता भी बनती है, राइट। और उसी प्रकार से सोसाइटी हमारी आगे बढ़ती है, तो जो शिक्षा वो होल्ड करती है वो आगे सोसाइटी में जाती है। तभी इसको कहा गया है एक महिला के पढ़ने पे अपने आप में पूरा समाज पढ़ता है। चलिए आइए, तो हमें जानकारी होनी चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में। हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन का मतलब है आपको पूर्वजों से आपको अपने आप में किस तरीके की इनहेरिटेड इन्फॉर्मेशन मिली हैं, राइट, किस वो में मिली है, इसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, मेंडल ने किस प्रकार से दिए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसको कहा गया, राइट। लॉ मतलब हमारी जो ट्रेड्स मतलब होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण जो आए हैं पूर्वजों से, किस प्रकार एक नियम के अनुसार आए हैं, क्योंकि पृथ्वी में बिना नियम के कुछ नहीं होता, हर एक चीज़ नियम के अनुसार होती है, राइट। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, जैसे XX XY किसको कहते हैं, XX मेल है तो XY फीमेल है, या XY फीमेल है या XX मेल है, इस प्रकार का ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, अच्छे चैप्टर हैं 8th और 9th। तो ये तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग के चैप्टर थे आपके, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना, ये चैप्टर आपको पता था, अभी 12-13 दिखाया था मैंने, 13 मार्क्स का अपने आप में ये है, 13 मार्क्स होल्ड करता है आपके पूरे एग्जाम में, राइट। उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी है ना, विद्युत के बारे में, भैया I = Q/T, करंट किसको कहते हैं, I को कहते हैं, क्या होता है रेट फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, गति को क्या कहते हैं, कितनी दूरी कितने समय में तय की गई उसको हम स्पीड कहते हैं, है ना। 4 km/h कहोगे तो क्या बोलोगे, 4 km/h मतलब क्या है, 4 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में, राइट। इसी प्रकार से करंट क्या है, कितना चार्ज कितने समय में जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, करंट। भैया 2000 इलेक्ट्रॉन गए 10 सेकंड में तो कितने एम्पियर करंट हो गए, 2000 इलेक्ट्रॉन गए 10 सेकंड में, या आप बोलिए 200 कूलाम चार्ज गया, 200 कूलाम चार्ज, क्योंकि Q बराबर होता है Ne,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो उस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए 2000 इलेक्ट्रॉन गए, 2000 इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन का एक का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, कितने, मान लीजिए 20 सेकंड में गए। तो भैया कितना एम्पियर करंट हुआ, तो भैया काट लो, एम्पियर करंट निकाल लो। समझ आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इंटरेस्टिंग वे में आप चीजों को समझाएंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रतिरोधकता, R बराबर रो एल ए के बराबर होता है, क्यों होता है भैया, जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब चौड़ाई के, राइट। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये देखिए, तो आगे जाके हम इसकी सारी चीजों की बात करेंगे। अभी तो मैं आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, हमें पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे ये भी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कोई चीज करंट के कारण मैग्नेटाइज्ड हो जाती है, राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, एक प्रकार का वाइब्रेशन है सराउंडिंग में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो सराउंडिंग में जो साउंड आप तक पहुँच पा रही है, वो साउंड इसलिए पहुँच पा रही है क्योंकि यहाँ से मेरे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं। एंड जो साउंड वेव है वो अपने आप में क्या है, एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल। देखिए छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी जानकारियाँ मिलती रहती हैं इस प्लेटफॉर्म से। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है भैया, दैट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, जिनको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ एयर है, फिर माइक्रोफोन में वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, राइट। फिर आपके माइक्रोफोन से वाइब्रेट होकर वो आप तक पहुंच रही है ना। अभी तो इस प्रकार से ही हो रहा है। तो मतलब मेटेरियल मीडियम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होता है, एक प्रकार का अपने आप में डिस्टर्बेंस होता है सराउंडिंग में, जो किसी इलेक्ट्रॉन्स के अपने आप में मूवमेंट के कारण आता है। इलेक्ट्रॉन के चलने से इलेक्ट्रिसिटी आती है, विद्युत आता है, उसके चलने से अपने आप में मैग्नेटाइज होती है। तो यही सारी बात करेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, ठीक है, इसके बारे में, ठीक। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड आपको पता होगा, राइट हैंड थंब रूल सब पता होगा, करंट की डायरेक्शन क्या है, फोर्स किस तरफ लगेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इनमें बात होने वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये सारे, राइट। लास्ट जो आपका है बेटा वो नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, ये आपको पता है आपका आने वाला है। लेकिन एक कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता चाह रहा हूँ, जो चैप्टर यूनिट 5 से है, नेचुरल रिसोर्सेज से, राइट। इसमें 15 और 16वां चैप्टर आपका आता है। तो कुछ नोट जो इंपॉर्टेंट बात है मुझे लगा कि आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये बातें हो रही तो सारी अच्छे से बातें हो, राइट। लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 5, जो यूनिट 5 है, बिकॉज दे कैन बी इनकरेज टू प्रिपेयर ब्रीफ राइट अप ऑन वन कंसेप्ट ऑफ दिस यूनिट इन देयर पोर्टफोलियो। जो उनका पोर्टफोलियो मतलब इंटरनल असिस्टेंट में आपका ये आएगा, दिस मे बी असेसमेंट फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड क्रेडिट मे बी गिवन पीरियोडिक असेसमेंट पोर्टफोलियो, मतलब जो आपके पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं उसमें ये चैप्टर आने वाला है, राइट। तो आई गेस आपका हुआ या हुआ नहीं है तो होगा। द पोर्शन ऑफ दिस यूनिट इज नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। ईयर एंड एग्जामिनेशन में ये नहीं आएंगे, तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी आपको दूंगा तो मैं, लेकिन आपके अगर नहीं भी हुए हैं तो उसको थोड़ा बाद में रखेंगे। तो ये चैप्टर इसमें से आता है, राइट। तो ये जानकारी आपको दिया कि ईयर एंड एग्जामिनेशन में आएगा। इसका मतलब क्या है नोट का, कुछ छोटे बच्चे तो ज़्यादा समझोगे नहीं। नोट का मतलब ये है कि ईयर एंड एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, आपके जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, असेसमेंट वाले एग्जाम्स थे, ठीक है, उनमें इसका पार्ट अपने आप में जनरली पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो कैसा लगा आज आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको जैसे जानकारी है, जल्दी हमारी अपने आप में प्रथम पक्ष की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। हमारे मैथ्स वाले सर ने आपसे जैसे इंटरेक्शन किया था, तो एक इंटरेक्शन मेरा भी इंपॉर्टेंट बनता था कि आगे जाके हम इन चीज़ों को कैसे लेने वाले हैं, राइट। तो डीडीए के साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए मैं ये कहता हूँ, आज के लिए काफ़ी हुआ। तो my name is again Arjun Singh Chauhan, and from today's onwards I am going to teach you the science part of your class 10th preparation. तो जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.